कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शालिनी बोली, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? उसने नज़रें नीची करते हुए कहा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे नहीं, अपनी दोस्त से नाराज़ हूँ। तुम तो पत्नी हो मेरी और कोशिश भी कर रहा हूँ रिश्ता निभाने की। कहते हुए वो खड़ा हो गया। खाना तो पूरा खत्म कर लो, वो उसे उठते देख बोली। मेरा हो गया, कृष ने कहा। तो शालिनी की आंखें भर आई। वो बिना कुछ सोचे समझे आकर उससे लिपट गई। ये पहली बार था जब दोनों ऐसे इतने करीब हुए थे। अचानक से शालिनी के इस मूव से वो हैरान रह गया। उसके हाथ नीचे ही थे। शालिनी रो रही थी। तुम ऐसा मत किया करो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे अजनबी वाली फीलिंग आती है कभी कभी तुम्हारे साथ। तुम नहीं चाहते तो बोल दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन ऐसे मत किया करो, वो सिसकते हुए बोली। कृष्ण ने अपना एक हाथ उठा धीरे से उसकी पीठ पर रखा और दूसरे से उसका सिर सहलाते हुए बोला, रो क्यों रही हो? शालिनी को अब एहसास हुआ वो उसके गले लगी है। वो झट से उससे दूर हो गई और अपने आंसू साफ कर जाने लगी कि कृष्ण ने उसकी बाह पकड़ वापस से सीने से लगा लिया। वो अब फूट फूट कर रो पड़े। आई एम सॉरी, प्लीज़ रो मत, वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोला। मुझे मुझे बहुत हर्ट होता है जब तुम भी मुझसे बात तक नहीं करते जैसे पहले करते थे। वो उससे वैसे ही लिपटी हुई बोली। सालू प्लीज़। नहीं यार, वो खुद से अलग करके उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला और उसके आंसू साफ करने लगा। क्या कहा? मेरी पागल सी बंदरिया सालू, वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। तुम बहुत खराब हो। शालिनी उसके कंधे पर अब मारने लगी थी। खाना खा लो प्लीज पूरा, शालिनी उससे अलग होते हुए बोली। तो क्रिस फिर से कुर्सी पर बैठ गया और एक निवाला उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। शालिनी उसे हैरानी से देखने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वो बगल वाली कुर्सी पर गिर गई। उसने अब मुस्कुराते हुए मुंह खोला तो कृष्ण ने उसे खिला दिया। इतना कुछ हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी तुम मेरे साथ थी और हो, उसके लिए थैंक यू, कृष्ण ने कहा। तो शालिनी ने इनकार में सिर हिलाया। ख्याल रखना, आता हूँ शाम को, उसने कहा और खाकर उठ गया। दर्श कैफे में बैठा था। वो अपने फ़ोन में देखते हुए उठा ही था कि सामने से आती लड़की से टकरा गया और उसके हाथ में पकड़ी काफ़ी उसके कपड़ों पर गिर गई। व्हाट द हेल इज़ दिस? वो कुछ गुस्से से अपनी शर्ट झाड़ते हुए बोला। सॉरी सर, वो गलती से गिर गई, वो लड़की अपनी गलती मानते हुए बोली। दर्श ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था, लेकिन आवाज़ सुन अपना चेहरा ऊपर उठाया तो जैसे पलके झपकाना भी भूल गया। सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े भी खराब हो गए, लड़की ने कहा तो जैसे दर्श होश में आया। दर्श बोला, कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं है, बल्कि मैं खुद ही बिना देखे चल रहा था, तो प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया। दर्श ने कुछ और बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वो लड़की चली गई। दर्श उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या कर रहा हूँ मैं? वो अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। उसका ध्यान अब अपनी शर्ट पर गया जो खराब हो चुकी थी। उसने बाइक की चाबी निकाली और घर की तरफ निकल गया। वो कपड़े बदल कर आया और उसने वो शर्ट बिना धुले ही कबर्ड के एक तरफ रख दी। उसके लबों पर ना जाने क्यों मुस्कान था और आंखों के आगे बार बार उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। कितनी प्यारी आंखें थी, वो खुद से बोला। फिर ध्यान आते ही अपने सिर पर हल्के से चपत लगाई। क्या कर रहा हूँ मैं? वो खुद से बड़बड़ाया। इधर रीमा जी मिर्च सुखाने के लिए छत पर जा रही थी कि लता मौसी आ गई। जीजी आप क्या कर रही हैं? ये नहीं कि बहन आई है 2 घड़ी बैठ जाएं साथ, बस काम की सूझता है आपको। कभी क्या, वो नाराज़गी जताते हुए बोली। बस बस मेरी बहना, ये काम खत्म कर लूँ फिर बैठती हूँ तुम्हारे साथ, वो ही मुस्कुराते हुए बोली। बहू घर आ गई, लेकिन आज भी आपको आराम नहीं है। एक मेरी बहू को देखा है आपने? एक काम मुझे करने नहीं देती। आपकी बहू आराम कर रही है और आप यहाँ लगी पड़ी हैं। वो बोली तो रीमा जी एक पल को चुप हो गई। बच्ची है लता, अभी उसे आदत नहीं रही और पढ़ाई कर रही होगी। उन्होंने बात को टालने की कोशिश की।
आप तो बस उसकी ही तरफदारी करो, मुझे क्या है, वैसे भी 2 दिन में मैं चली जाऊंगी, आप करो अपना काम। वो कुछ भावुक होते हुए बोली। तो रीमा जी के हाथ रुक गए। उन्होंने अपना हाथ पास रखे कपड़ों से झाड़ा और उनके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा बस अब रो क्यों रही हैं, वो बोली और उन्हें अपने गले से लगा लिया। जी अम्मा के बाद एक आपने ही संभाला था और अब आपको मेरे लिए फुर्सत नहीं होती, ना कभी मिलने आती हैं, और अब मैं आई हूँ तब भी आप, कहते हुए रो पड़ी। तो रीमा जी के आंखों के कोर गीले हो गए। ये भरत मिलाप आज क्यों हो रहा है, लगता है आज तो घर में बाढ़ ही आ जाएगी, कृष्ण ने वहां आते हुए कहा। शैतान बहुत बिगड़ गया है तू, लता मौसी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और उसके कान पकड़ लिए। मासी क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है, वो नखरे करते हुए बोला तो दोनों ही हंस पड़ी। मौसी ने उसका कान छोड़ दिया। बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही है, लता मौसी बोली। मुझे क्या पता, मैं तो अभी आ रहा हूँ। वो अपने कमरे में आया तो देखा शालिनी कबर्ड के पास खड़ी थी। सालू यार, जब तक मौसी हैं घर पर थोड़ा ध्यान रखा करो, कहते हुए वो बेड पर आ बैठा। शालिनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ पलटी। उसके हाथ में एक बॉक्स था। ये कहते हुए उसने वो क्रिस के सामने कर दिया, जो देखते ही क्रिस की आंखों के सामने कुछ पल आ गए। ये पीहू और उसकी सगाई की तस्वीर थी जो उसने फ्रेम कराई थी, और उसी के साथ एक गोल्ड ब्रेसलेट भी रखा था इस बॉक्स में। क्रिस इसे अपनी वेडिंग नाइट के लिए लाया था, पीहू को गिफ्ट करने को। उसने झट से उसके हाथ से छीन लिया। कितनी बार कहा है मेरा सामान मत टच किया करो, मेरी कबर्ड खोलने की क्या ज़रूरत थी, वो कुछ गुस्से से बोला। तुम्हारे कपड़े रख रही थी तो मिला, शालिनी ने बिना किसी भाव के कहा। वहीं क्रिस उसे पीहू के साथ बिताए पल याद आने लगे थे। शालिनी क्रिस के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसे क्रिस को ऐसे देख और यादों में खोया देख दिल में एक दर्द सा महसूस किया। इस बात का उसे एक बार फिर ध्यान आ गया कि उनकी शादी मजबूरी में हुई थी, वरना आज जहां वो खड़ी है इस कमरे में, क्रिस की ज़िंदगी में सब पर उसका हक होता। और शायद तब क्रिस ऐसा ना होता, कितना खुश होता। जब से शादी की बात चली थी एक भी दिन नहीं गया था जिसमें उसकी बातों में पीहू का जिक्र ना रहा हो। शालिनी के मन में सारे विचार एक तरफ से चलने लगे। वो अब बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। क्रिस और पीहू एक गार्डन में बैठे थे। क्रिस ने पीहू का हाथ थाम रखा था और उसे एकटक देख रहा था। पीहू कुछ मुस्कुराते हुए नजरें नीची करके बोली, क्रिस ऐसे मत देखो ना। कैसे ना देखूं, उसकी आंखों में मस्ती उतर आई थी। तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो, वो अपना हाथ खींचते हुए बोली और उठकर हंसते हुए भागी। अच्छा मैं बिगड़ा हूँ बस तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम पास होती हो तो सब कुछ भूल जाता हूँ, वो कुछ चिल्लाते हुए बोला और उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही देर में वो उसकी बाहों की गिरफ्त में थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी और वो हंस रहे थे। हटो, सब देख रहे हैं पागल, कहते हुए उसने क्रिस को धक्का दे दिया। अच्छा वो तुम कल बोल रही थी ना कि तुम्हें कुछ लेना है, शॉपिंग जानी है, लेकिन माँ ने मना कर दिया। क्रिस ने आइसक्रीम उसे पकड़ाते हुए कहा तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। तो चलो चलते हैं, जो लेना हो ले लेना। नहीं, यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे जीन्स और टॉप लेने हैं और यहाँ अच्छे वाले नहीं मिलते, बहुत पसंद है मुझे, पर कोई पहनने ही नहीं देता वहाँ। कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम मेरे लिए पहनना, जो भी मन हो, शहर जाकर सब ले लेंगे। क्रिस के इतना कहते ही वो खुशी से उछल पड़ी। तुम्हारा ब्रेसलेट क्या हो गया, आज हाथ में नहीं है, वरना तो कभी अलग नहीं होता तुमसे, क्रिस ने उसका हाथ खाली देखते हुए कहा। टूट गया कल, उसने उदास सा मुंह बनाकर कहा। अरे 5 बज गया, मुझे घर जाना होगा वरना डांट पड़ेगी, वो फ़ोन में समय देखते ही जल्दबाजी में कुछ घबराते हुए बोली। मैं छोड़ देता हूँ, क्रिस ने उसे परेशान देख उसके गाल पर हाथ रख कर कहा। नहीं मैं चली जाऊंगी, अभी ऐसे अच्छा नहीं लगता, पीहू ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। ओके, पर ध्यान से जाना, क्रिस ने उसे समझाते हुए कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके जाने के बाद क्रिस को कुछ याद आया और उसने जल्दी से, जैसे पीहू का ब्रेसलेट था सेम डिज़ाइन, नेट पर ढूंढना शुरू किया और उसे ऑर्डर कर दिया। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उस फोटो फ्रेम पर आ गिरी।
क्रिस आवाज़ सुनते ही उसने सामने देखा, उसके पापा थे। उसने झट से दूसरी तरफ घूमते हुए आंखें साफ की और वो फ्रेम पलटने लगा कि सुमेश जी ने उसके हाथ से वो ले लिया। सुमेश जी को देखकर वो कुछ हड़बड़ा सा गया और फोटो फ्रेम पलटकर रखने लगा कि सुमेश जी ने उसके हाथ से वो फ्रेम ले लिया। क्रिस बोला, पापा वो मैं। सुमेश जी ने पास की मेज पर रखे जग से पानी एक गिलास में डाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले ये पानी पियो, वो बोले तो क्रिस ने पानी पिया। सुमेश जी भी अब उसके बगल में बैठ गए। क्रिस उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम गलत नहीं हो बेटा। इतना सुनते ही वो उन्हें देखने लगा। उस लड़की से तुम्हें लगाव हो गया था, बस तुमने शायद बाहरी रूप रंग से ही उसे पसंद कर लिया था और उसे मन से अपनाया भी, लेकिन उसके लिए ना ही तुम और ना ही उसका परिवार मायने रखा, तभी शायद उसने ऐसा किया। लेकिन क्रिस, वो सब अब एक बुरा अतीत समझकर भूल जाओ। बस याद रखना है तो एक बात याद रखो कि आज तुम्हारी पत्नी है और कोशिश करना कि ऐसा कोई काम ना करो वो बच्ची मन से टूट जाए और किसी से कुछ कह भी ना पाए। इतना कुछ सुनने के बाद भी वो पूरे मन से सारे रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें तुम्हें भी उसका साथ देना होगा। पति पत्नी अलग नहीं होते, एक दूसरे से दोनों को एक होकर ही उनके रिश्ते की डोर को संभालनी पड़ती है। थैंक यू सो मच पापा, मुझे बहुत ज़रूरत थी आपकी। कहते हुए वो उनके गले लग गया तो वो मुस्कुरा उठे और उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने अब उस तस्वीर को एक बार फिर से देखा और उठते हुए बोले, जब कुछ चीज़ें जख्म देने लगे तो सुकून से जीने के लिए उनको अपनी ज़िंदगी से और दिल से बाहर निकाल देना ही बेहतर होता है। इतना कहते ही वो चले गए। मिसिंग यू सो मच माँ पापा, बहुत ज़रूरत है आज आपका। मन हो रहा है दौड़कर आ जाऊँ आपके पास और आप दोनों के सीने से लिपट जाऊँ, शालिनी खुद से ही बोली। किसी के कदमों की आहट पाकर उसने एक लंबी सांस ली और लबों पर एक मुस्कान ले आई। उसने अपने हाथ में एक किताब ले रखी थी और चेयर पर बैठी थी। क्रिस, जो अभी वॉशरूम से आया था, उसकी तरफ आया और उसके हाथ में पकड़ी किताब, जो कि उल्टी थी, उसे सीधा कर दिया। शालिनी ने एक निगाह उस पर डाली। वो मुस्कुरा रहा था। शालिनी ने नज़रें हटा ली और किताब में देखने लगी। वो अभी भी वहीं खड़ा था जो शालिनी महसूस कर पा रही थी, लेकिन चुप रही। बात क्यों नहीं कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? तो ध्यान कहाँ है? सुबह से देख रहा हूँ खोई खोई सी हो। घर की याद आ रही है? शालिनी का जवाब सुन उसे कुछ चिढ़न सी हुई। उसने अब किताब उठाकर एक तरफ कुछ तेज आवाज़ में रखी, जिससे वो सहम सी गई एक पल को। कुछ पूछ रहा हूँ इतनी देर से और जवाब देने के बजाय बस ये क्या लगा रखा है? मुंह में दही जम गई है क्या? वो कुछ गुस्से से बोला। रीमा जी अपने कमरे में आई तो देखा सुमेश जी किसी गहरी सोच में थे। वो पानी टेबल पर रखते हुए उनकी तरफ आई और उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? वो कुछ चिंतित स्वर में बोली। रीमा, कभी कभी सोचता हूँ शालिनी को इस घर में क्रिस की ज़िंदगी में लाकर कहीं हमने उस बच्ची के साथ अन्याय तो नहीं कर दिया। अगर उस बच्ची को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं दिवाकर को क्या जवाब दूंगा? वो बोले। रीमा जी बोले, आप आज अचानक से ये सब क्यों सोच रहे हैं? कोई बात हुई है क्या, या शालिनी ने आपसे कुछ? उनकी बात बीच में काटते हुए ही वो बोले, रीमा जी, क्रिस अभी भी उस लड़की को पूरी तरह से भूल नहीं पाया है। उन दोनों की शादी को 2 महीने पूरे होने को आए हैं और ये सब पता नहीं क्या होगा। रीमा जी बोले, आप परेशान मत होइए, शालिनी बहुत समझदार है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो सब संभाल लेगी। अब आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और लेट गए। शालिनी को एक बार फिर वो गिफ्ट याद आ गया। सॉरी, उसने धीरे से कहा। उसका चेहरा देख क्रिस को एहसास हुआ कि उसने कैसे बोला। सालो, आई एम सॉरी यार, जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा और वो सब तुम पर ही निकल जाता है। उसने शालिनी को कंधे से पकड़ते हुए कहा। शालिनी अपने चेहरे पर आए भाव को छुपाने की कोशिश करती हुई, तुम नहीं, मैं ही गलत हूँ, तो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बोल आगे बढ़ने को हुई कि कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया।
शालिनी ने एक पल को आंखें बंद कर ली और अपना हाथ छुड़ाने लगी तो क्रिस ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। शालिनी की इतनी कोशिशों के बाद भी आंखें झिलमिला उठी। क्रिस उसका हाथ थामते हुए ही बेड तक ले आया और ड्रॉर में से वो फोटो फ्रेम निकाल कर उसकी तरफ पलटा। वो नज़रें नीचे किए हुए ही खड़ी थी। क्रिस ने अब उसमें से वो तस्वीर निकाली और शालिनी के सामने ही अपनी आंखों को बंद कर उस तस्वीर के दो टुकड़े कर अपने और पीहू को अलग कर दिया। वो अब उसे देखने लगा। क्रिस की आंखों में हल्की नमी थी। क्रिस बोला, मेरी ज़िंदगी में अब इसकी अहमियत नहीं है सालू। हाँ, एक वक्त था जब एक ख्वाब सजे थे, लेकिन अब खुद से ही जा चुकी है वो मेरी ज़िंदगी से। क्रिस का दर्द वो जैसे महसूस कर पा रही थी। उसने अब क्रिस के मुंह पर उंगली रख दी। चुप, वो बोली तो क्रिस उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया, वो उसकी आंखों में देखते हुए ही बोली और धीरे से अपनी उंगली उसके होठों पर से हटा ली। स्ट्रेस मत लो, चलो सो जाओ, वो बोली और तकिया सही से लगाने लगी। दोनों ही अपनी अपनी तरफ करवट लेकर लेट चुके थे। शालिनी ने उसकी तरफ देखा। वो एकदम शांत सा सीलिंग को निहार रहा था। वो धीरे से उसके कुछ करीब खिसकी और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। वो कुछ बोलने को हुआ कि शालिनी ने ना में सिर हिलाया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। वो अधलेटी सी अपने पीछे तकिया लगाए बैठी थी और उसके बालों को सहला रही थी। उसके ऐसा करने से क्रिस को जैसे सुकून सा उतर आया और वो जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया। इधर दर्श, जो कि बिस्तर पर लेटे लेटे अपने फ़ोन में उस तस्वीर को देख रहा था जो उसने आज शाम चुपके से ली थी। नैना, एकदम सही नाम दिया है देने वाले ने, वो उसकी झील से गहरी आंखों को जूम करके देखते हुए बोला। उसे आज शाम की घटना याद आ गई। वो अभी हॉस्पिटल से बाहर निकला ही था कि सामने से आती हुई लड़की को देख उसके थकावट भरे चेहरे पर एकदम से ताजगी सी छा गई। ये वही लड़की थी जो उस दिन कॉफ़ी शॉप में उससे टकराई थी। जाने क्यों आज इतने दिनों बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। उसका चेहरा ही हर बार उसके सामने आ जाया करता था और आज उसे सामने देख दर्श की खुशी का ठिकाना न रहा। हाय मिस, आप हॉस्पिटल में? वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसको सामने देखा और उसकी आवाज़ सुन लड़की को उस दिन कैफ़े वाली घटना याद आ गई। अजीब बदतमीज इंसान हैं आप। हमने उस दिन आपसे सॉरी बोला था ना, लेकिन फिर भी हमारा पीछा करते हुए आप यहाँ आ गए, वो कुछ चिढ़ते हुए बोली। अरे पर मैं अब क्या बहाना देने वाले हैं आप जैसे लड़कों को ना बखूबी जानती हूँ मैं, उसने दर्श की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो दर्श उसे हैरानी से देखने लगा। डॉक्टर दर्श, सामने से आ रहे एक आदमी ने पुकारा तो दर्श और लड़की दोनों उस तरफ देखने लगे। ये डॉक्टर हैं, लड़की ने अब धीरे से कहा। दर्श उस आदमी के पास जा चुका था और दोनों बात करने लगे थे। दर्श को कुछ काम की वजह से वापस मरीज देखने थे तो वो अंदर की तरफ मुड़ा। अब वो लड़की गायब थी। दर्श ने एक लंबी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो अपने केबिन में आकर बैठा ही था कि डोर पे नॉक हुआ। उसने सामने देखा तो वो लड़की थी। उसने आने की परमिशन दी तो वो सामने आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सॉरी सर, वो हमें पता नहीं था कि आप। वो धीरे से बोल ही रही थी कि दर्श ने उसकी बात बीच में काटते हुए ही हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने अब हाथ में ली हुई फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। नैना मल्होत्रा, वो फाइल पढ़ते हुए बोला तो लड़की ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। दर्श दर्श बेटा, आज खाना ठंडा हो रहा है, सुमन जी ने आवाज़ लगाई तो वो अपनी सोच से बाहर आया। मासी आज जाने वाली थी तो वो अपना बैग पैक कर रही थी। उन्हीं के पास रीमा जी बैठी थी। मासी रुक जाइए कुछ दिन, आप अभी ही तो आई हैं और इतनी जल्दी जा रही हैं। अभी कल ही मैं आया और आपके साथ रहा भी नहीं। मुझे तो आपके हाथ की कचौड़ियाँ भी खाने को नहीं मिली, पीयूष ने कहा तो रीमा जी मुस्कुरा उठी। लता रुक जाना, बच्चे भी नहीं चाहते कि अभी तुम जाओ, रीमा जी बोली। जी मेरा भी मन नहीं भरता यहाँ से और न जाने का मन होता है, लेकिन ज़रूरी है जाना। और पीयूष, तुझे तो खाना है, मैं भी बना दूंगी। वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। उसने हाँ में सिर हिलाया लेकिन कुछ उदास सा था।
अरे लल्ला, बस मासी में तभी तक प्यार आएगा जब तक बहू नहीं आ जाती। उसके बाद तो क्रिस के जैसे तुझे भी कहाँ कोई दिखेगा। उन्होंने क्रिस को आता देख उसे छेड़ दिया तो पीयूष भी हंस पड़ा। मासी, कृष्ण ने कुछ लंबा खींचते हुए कहा तो वो मुस्कुराई, हालांकि उनकी आंखों में नमी थी। यहाँ से जाने पर तो ऐसा लगता है कि अपना सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। जीजी का ध्यान रखना और जल्दी आना मिलने तुम सब। वो साड़ी के आंचल से अपनी आंखों को साफ करती हुई बोली। रीमा जी ने उन्हें गले से लगा लिया। मासी को स्टेशन छोड़ने के बाद क्रिस जैसे ही घर आया उसे आंगन में पीयूष और शालिनी दिखे जो कि हंसे जा रहे थे। वो थोड़ा दूर था तो बातें नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उन दोनों की हंसी साफ दिख रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट तैर गई दोनों को देखकर। अच्छा ये बताइए, भाई कुछ सुधरे या अभी भी मिस्टर खड़ूस वाले रूप में ही रहते हैं? तुम्हें लगता है कि उनका ये अकड़ूपन इतनी जल्दी जाएगा? बचपन से ही गुस्सा नाक पर लिए जो घूमते हैं, कभी ये कभी वो, कब क्या कर जाएं, कैसा मूड हो, नो आइडिया। क्रिस पर नज़र पड़ते ही शालिनी, जो कि अजीब सा मुंह बनाकर बोल रही थी, उसकी बोलती बंद हो गई और घबराहट सी आ गई। क्या हुआ? अभी आप बोलते बोलते क्यों रुक गई, जैसे अपने मिस्टर खड़ूस को सामने ही देख लिया हो? पीयूष बोला। क्रिश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे हटो यार, वो बिना देखे ही उसका हाथ हटाते हुए बोला। अच्छा, तो यहाँ मेरा नामकरण हो रहा था। वैसे और क्या क्या है जो मुझे नहीं पता? क्रिश ने हाथ बांधते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुन पीयूष पीछे मुड़ा तो क्रिस को देख हकला गया। भाई आप, वो अटकते हुए बोला। तुझे कौन दिख रहा है और क्या बड़ाई हो रही थी मेरी? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे वो तो भाभी बोल रही थी, उन्हीं से पूछो, कहते हुए वो बाहर की तरफ भागा। पीयूष के बच्चा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मन ही मन बुदबुदाई। मैं चाय लाती हूँ, वो क्रिस की निगाह खुद पर पाते ही बोल उठी। वो वहाँ से जाती उससे पहले ही क्रिस ने उसका हाथ पकड़ लिया तो शालिनी की आंखें बंद हो गई उसके स्पर्श से। वैसे तो बड़ी जुबान खुलती है, आप खामोश क्यों हो गई? और बहाना मेरे सामने मत बनाया करो। मेरी शिकायत चल रही थी, वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। शालिनी बस उसे देख रही थी और उसने जल्दी से इनकार में गर्दन हिलाई। अम्मा को बताता हूँ, वो खबर लेंगी, कृष्ण ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा तो शालिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। का बताना है लल्ला? तभी अम्मा की आवाज़ दोनों के कानों में टकराई तो कृष्ण ने शालिनी का हाथ छोड़ उनकी तरफ देखा। वही शालिनी रुआंसी सी उसे देखने लगी। अम्मा की आवाज़ कानों में पड़ते ही शालिनी की तो सांसें ही जैसे थम सी गई। घबराहट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि उसे पता था अगर ये बात अम्मा को पता चली तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। अम्मा, आपको पता है आपकी जो ये बहू है ना, इसने, कहते कहते उसकी नज़र शालिनी के घबराए चेहरे पर पड़ी तो वो चुप हो गया। हुआ क्या है, बताओगे कुछ कि का की है ये लड़की? वो कुछ गुस्से से शालिनी को घूरते हुए बोली। मैं कब से बोल रहा हूँ कि जाकर पढ़ाई कर, और ये बस कामों में लगी है, सुनती नहीं है मेरी। और जब परीक्षा होगी तो पास ना हुई ना तो आप ही का नाम खराब होगा। वो अम्मा को देखता हुआ बहुत ही मासूमियत से बोला। वहीं शालिनी हैरान रह गई ये सुन। जब दाखिला करवा ही ली हो, हमें तो सुनती ही नहीं हो। अब अपने पति का भी सिर काहे झुकाने पर लगी हो? काम के लिए बहुत से लोग हैं यहाँ, तो तुम जाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करो। अम्मा ने कहा तो शालिनी का मुंह खुला रह गया। अब ऐसे काहे देख रही हो जैसे कोनो भूत हैं हम? वो उसे घूरते हुए बोली। नहीं, मैं जाती हूँ, उसने कहा और झट से कमरे ही की तरफ भागी। उसकी रफ्तार देख क्रिस अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इधर दर्श आज अंजलि की जिद पर उसके साथ शॉपिंग मॉल जाने को राजी हुआ था। भैया आप कितना देर करेंगे? अब चलिए भी, पता नहीं कितना सस्ते हैं आप, लड़कियों से भी ज़्यादा। अंजलि खींचते हुए दर्श को देखकर बोली, जो कब से आईने के सामने खड़ा था। तू ज़्यादा मत बोला कर समझी, वरना कुछ नहीं मिलेगा तुझे। बहुत ही ज़्यादा बुरे हो आप, मुझे ड्रेस चाहिए, मतलब चाहिए आज, वो पैर पटकते हुए बोली। अच्छा चल रहा, नौटंकी मत कर, उसने बाइक की चाबी उठाते हुए कहा और दोनों मॉल आ गए। वो अंदर आए। लेडीज सेक्शन में अंजलि एक एक ड्रेस उठाकर खुद पर लगाते हुए देख रही थी। वहीं दर्श बोर हो रहा था इन सब में,
तो अपना फ़ोन निकाल कर उसमें लग गया। करीब 15 मिनट उसने जब एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो उसकी नज़रें उठ गई। सामने सफ़ेद रंग के सूट में नैना खड़ी थी और कुछ ले रही थी। खुले बालों में सफ़ेद सूट पहने वो एकदम परी लग रही थी। उसे देख वो जैसे पलके ही झपकाना भूल गया। भैया कहाँ ध्यान है आपका, बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अंजलि जो अभी ड्रेस चेक करने के लिए पहन कर आई थी वो उसके पास आते हुए बोली। अच्छा है, ले ले जो लेना है, उसने कहा और सामने देखा तो अब नैना वहाँ नहीं थी। उसे अंजलि पर कुछ गुस्सा आया लेकिन कुछ कहा नहीं। वो दोनों बाहर आए तो देखा नैना बाहर ही थी, शायद ऑटो का वेट कर रही थी। नैना उसे देखते ही अंजलि खुशी से बोली। अपना नाम सुन नैना ने उसे देखा तो वो भागकर उसके गले लग गई। अंजू जानती है इसे, वो हैरानी से बोला। कैसी हो अंजलि, नैना ने उससे अलग होते ही कहा। मैं तो एकदम मस्त, वो मुस्कुराकर बोली। डॉक्टर आप अंजलि के साथ, नैना भी हैरानी से बोली। नैना ये मेरे भैया हैं, और भैया ये नैना, आपको बताया था ना कि जब उस दिन कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े थे तो इन्होंने ही मेरी हेल्प की थी, अंजलि ने कहा। थैंक यू सो मच मिस नैना, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपने मेरी छुटकी की इतनी मदद की है, वो हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं, प्लीज़ हाथ मत जोड़िए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था इंसानियत के नाते, उसने कहा। तो इसी बात पर आज घर चलिए ना, अंजलि बोली। नहीं अंजलि, आज थोड़ा बिजी हूँ, फिर किसी दिन आती हूँ। ओके, पर आना पड़ेगा। मिस नैना आपकी हेल्थ कैसी है अब, दर्श ने सवाल किया। जी पहले से बेहतर, वो बोली। फिर सब अपने अपने घर निकल गए। सब खाना खा रहे थे। वहीं पीयूष, जिसके दिमाग में कुछ खुरापात चल रही थी, उसने एक नज़र क्रिस पर डाली जो खाने में बिजी था। आखिर हो भी क्यों ना, आज शालिनी ने उसकी पसंद का कोफ्ता बनाया था। भाई आप ट्रेनिंग के लिए कब जाने वाले हैं? अरे पहले रिजल्ट तो आ जाए, 1 हफ्ते में जाना है। कितने दिन के लिए जाना होगा बेटा, रीमा जी ने कुछ सोचते हुए पूछा। 2 साल के लिए माँ, उसने पानी पीते हुए कहा। उसका जवाब सुन रीमा जी ठाकुर साहब को देखने लगी। उन्होंने उन्हें आंखों से ही आश्वस्त किया। क्रिस, मुझे लगता है कि शादी के बाद से ही तुम दोनों कहीं गए नहीं, तो कुछ दिन के लिए क्यों ना कहीं घूम आओ, क्योंकि उसके बाद तो तुम चले ही जाओगे। शालिनी की भी तो कुछ इच्छा होगी, वो बोले। हाँ लल्ला, बात तो सही बोल रहा सुमेश, अकेले कुछ समय बिताओगे, साथ घूमोगे, तभी तो मेरा पोता पोती मुझे जल्दी मिलेगा, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर ठाकुर साहब और रीमा जी भी मुस्कुरा दिए। वहीं क्रिस का चेहरा देख पीयूष अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शालिनी की तो नजरें ही नहीं उठ रही थी। वो जल्दी से रसोई की तरफ बढ़ गई। हाँ तो भाई, अम्मा की स्कीम वैसे अच्छी है, मुझे भी चाचू बनना है जल्दी से जल्दी। पीयूष ने जैसे ही कहा, कृष्ण ने उसके गला अपनी बाह के बीच में दबा लिया। तुझे तो साले मार ही ना डालूं, बहुत टांग खिंचाई करता है, भूल मत मेरा भी दिन आएगा, कृष्ण ने कहा। अब क्या क्या जान लोगे इस मासूम की, पीयूष बड़ी मुश्किल से खुद को उससे छुड़ाते हुए बोला। हाय, उसको काहे पीट रहा है, सच ही तो बोल रहा है, 6 महीना तो हो ही गया ब्याह को। अम्मा इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे, और अभी हम दोनों को ही अपना भविष्य बनाना है, कृष्ण ने कुछ बेरुखी से कहा और बिना किसी की बात सुनने के उठकर चला गया। लल्ला हम तो मजाक कर रहे थे, इतना गुस्सा काहे करता है, अम्मा ने मायूसी से कहा। गुस्सा नहीं हूँ आपसे, मुझे पता है आप अच्छा ही चाहती हैं हम सबका, वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोला। तो कहाँ सोचा है जाने का, रीमा जी ने मुस्कुराकर पूछा। क्रिस की निगाह रसोई की तरफ उठ गई। मैं सोचकर बताता हूँ, उसने कहा तो सबके चेहरे पर सुकून उतर आया। शालिनी कमरे में आई तो वो कोई किताब देख रहा था। उसने अपनी किताब उठाई टेबल से और आकर बिस्तर पर बैठ गई। क्रिस चुप था बिल्कुल, जो शालिनी को बहुत ही अखर रहा था। क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है ना, कोई बहाना बना दूंगी सबसे, उसने धीमी आवाज़ में कहा तो क्रिस उसे देखने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एग्ज़ाम है 1 महीने में, उसने कुछ सख्ती से कहा तो शालिनी कुछ बोल नहीं पाई। इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, लाओ वो समझा दो, कृष्ण ने अपने हाथ में ली किताब रखते हुए कहा। शालिनी ने किताब खोलकर रख दी तो वो उसे समझाने लगा।
लेकिन शालिनी का ध्यान वो जो बता रहा था, समझा रहा था, उससे ज़्यादा उस पर था। वो क्रिस को निहार रही थी। क्रिस ने उसके सिर पर चपत लगाई तो वो झेप गई। मैं यही हूँ तो बाद में देख लेना मुझे, कहकर वो उसे बताने लगा। वो उसके करीब था और जिस वजह से शालिनी चाह कर भी अपना ध्यान किताब में नहीं लगा पा रही थी। क्रिस को उसकी नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी। उसने अब उसे घूर कर देखा तो वो नज़रें चुराने लगी। क्रिस हल्का मुस्कुराया और उसने शालिनी की दोनों बाह पकड़ अपने और करीब खींच लिया। शालिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और दिल तो जैसे उसके काबू में ही नहीं था अब। वहीं क्रिस के होठों की मुस्कान उसे और आकर्षित कर रही थी। क्या हुआ? कुछ अब नजरें क्यों झुका ली? वो उसकी चिन पर हाथ रखा, उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। उसने हड़बड़ा कर इनकार में सिर हिलाया और उससे दूर होने लगी, लेकिन क्रिस की पकड़ मजबूत थी। मम्मा मुझे सोने दो, नींद आ रही है, वो अटकते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे? अभी तो कल वाली बात की भी सज़ा तुम्हें नहीं मिली, वो कुछ सीरियस होते हुए बोला। तो शालिनी को कुछ डर लगने लगा। जो भी सज़ा देनी है दे दो, मुझे सब मंजूर है, बस नाराज़ मत होना, ना रहा करो जैसे पहले हुए थे शादी के बाद, कहते हुए शालिनी की आंखें झिलमिला उठी। क्रिस ने उसे सीने से लगा लिया और अपनी बाहों का घेरा उसकी पीठ पर कस दिया तो शालिनी रोक नहीं पाई और तेजी से रोने लगी। सालो, आई एम सॉरी यार, मैं पहले भी उस बात के लिए, अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांग चुका हूँ। जानता हूँ गलत था यार, वो दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाते हुए बोला। उसने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ किया। अच्छा, वो मैंने मुंबई की टिकट्स करा ली है पापा के कहने पर, उसने जैसे ही कहा शालिनी उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। क्रिस के साथ जाना उसे अलग ही खुशी दे रहा था। थैंक यू सो मच, वो उसका चेहरा हाथों में लेकर बोली और झट से उसके गाल पर किस कर दिया। क्रिस ने जब उसकी बाह छोड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है। वो झट से बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ भागी। क्रिस ने अपने गाल पर हाथ रखा। शालिनी के होठों का पहला स्पर्श जैसे उसकी आत्मा तक को सुकून दे गया और उसके लबों पर अनजानी सी मुस्कुराहट तैर गई जो वो भी नहीं जान पाया। वो बहुत देर तक बाथरूम में ही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्रिस का सामना करने की। वहीं क्रिस भी शायद ये समझ रहा था तो आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर और बीते जब उसे लगा कि क्रिस सो गया होगा तो वो धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोल उसके कमरे में झांकी। क्रिस को सोया देख उसने चैन की सांस ली और धीमे कदमों से आकर अपनी तरफ लेट गई। क्रिस को जब आभास हुआ तो वो मुस्कुराया। पागल लड़की, उसने मुस्कुराते हुए मन में ही कहा। शालिनी सुबह सुबह रसोई में चाय बना रही थी और रेखा खाने की तैयारी कर रही थी कि पीयूष वहां आ गया। गुड मॉर्निंग सालू, पीयूष ने बहुत ही प्यार से क्रिस की नकल करते हुए कहा तो शालिनी ने उसके कंधे पर दे मारा। सुधर जाओ वरना किसी दिन तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो उनके हाथों। ओहो, उनके? पीयूष, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो बच्ची को? रीमा जी ने आते हुए कहा। मैंने क्या किया? उसने मासूम सा मुंह बनाया जिसे देख शालिनी और रीमा जी दोनों हंस पड़ी। माँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं चाय ला रही थी, शालिनी ने उन्हें आते देख कहा। मैं तुम्हारे पापा के लिए ले जाने आई थी, देर हो रही है, उन्हें किसी काम से बाहर भी जाना है, रीमा जी बोली। भाभी, मेरे लिए ग्रीन टी बना देना। वैसे ये बताओ कोई देवरानी ढूंढ ली या नहीं अभी तक? रीमा जी के जाते ही वो पीयूष से शरारत भरे अंदाज में बोली। वो आप ले लेना, बिल्कुल अपनी परछाई, क्रिश ने उसके गाल खींचते हुए कहा और रसोई से बाहर चला गया। शैतान है एक नंबर का ये लड़का, शालिनी हंसते हुए बोली। वहीं कोई था जो पीयूष और शालिनी को हंसी खुशी देख रहा था। उसे इतना फ्रैंक होकर उनका यूं बात करना, यूं क्लोज होना कुछ अच्छा नहीं लगा। क्रिस, तेरा फ़ोन बज रहा है, अम्मा ने आवाज़ दी तो वो हड़बड़ा कर रसोई के दरवाजे से हटकर आंगन की तरफ चला गया। शालिनी ने अब दरवाजे की तरफ देखा तो क्रिस नहीं था। ओफ़ो, लगता है कपड़े का पूछने आए होंगे, उसने कप ट्रे में रखते हुए कहा और सबको चाय देने के बाद भागती हुई कमरे में आ गई। क्रिस ने कबर्ड से कपड़े निकाले, एक एक करके बेड पर फेंके थे और ढूंढ रहा था। हटो, मैं देती हूँ, शालिनी उसके पास आते हुए बोली। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो।
शालिनी को लगा कि वो कुछ नाराज सा है कि वो उसके कपड़े नहीं रख कर गई थी। उसने क्रिस को एक तरफ किया और उसकी शर्ट निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा दी। सॉरी, वो अम्मा को जल्दी चाय देनी थी इसलिए भूल गई थी। नहा लो जल्दी से, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। रुको थोड़ी देर, क्या काम है? अभी पीयूष को उसकी ग्रीन टी भी देनी है, शालिनी जल्दी से बोली तो क्रिस बिना बोले ही बाथरूम में चला गया। कहाँ जाने का विचार बनाया है दोनों ने और कब निकलना है लल्ला? अम्मा ने क्रिस के पास बैठते हुए कहा। अम्मा, वो मैं मुंबई जाने का सोच रहा था, वहाँ घर भी देखना हो जाएगा अपना, बहुत दिनों से कोई गया नहीं और मुझे कुछ काम भी है तो कल सुबह ही निकलना होगा। हाँ, ये बढ़िया किया तूने, वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। उसका फ़ोन बजने लगा तो उसने देखा दर्श की कॉल थी। हेलो, कैसा है तू? मैं मस्त हूँ यार, कल मिलते हैं, मुंबई आ रहा हूँ सालू के साथ। ओ हनीमून सेलिब्रेट करना है मेरे भाई को। बस ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ा, वो तो सब फोर्स कर रहे थे। चल अच्छी बात है, वैसे तेरे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी से आ जा फिर मिलाता हूँ। लग रहा है घोड़ी चढ़ने की तैयारी में है, कृष्ण ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस पड़ा। दोनों ने कुछ देर बात की फिर फ़ोन रख दिया। सालू, तुम्हें कुछ लेना था तो बता दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ले आऊँगा आते वक्त, कृष्ण ने उससे कहा, जो अभी कपड़े जमा रही थी जो कृष्ण ने इधर उधर फेंके थे सुबह। मुझे भी चलना था, उसने सिर झुकाते हुए कहा। अरे यार, उसने अपने माथे पर हल्के से मारा। एक काम करो, पीयूष के साथ चली जाना, वैसे भी तुम ज़्यादा कंफर्ट उसके साथ महसूस करती हो, कृष्ण ने कहा। तो शालिनी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। क्रिस का यूँ मना करना उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने कभी शादी के बाद उससे जिद तक नहीं की और आज उसके साथ शॉपिंग जाना चाहती थी। कहाँ खो गई? उसके साथ चली जाओगी या मैं चलूँ? कृष्ण ने अपनी घड़ी बांधते हुए कहा। मैं पीयूष को लेकर चली जाऊंगी, उसने धीमे से कहा तो क्रिस सिर हिलाते हुए बाहर निकल गया। शालिनी और क्रिस दोनों मुंबई पहुंच चुके थे। क्रिस ने बेल बजाई तो एक बुजुर्ग शख्स ने आकर दरवाज़ा खोला। प्रणाम काका, क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्रिस बिटवा, वो खुश होते हुए बोले। तभी उसकी निगाह क्रिस के साथ खड़ी शालिनी पर आ गई। हल्के आसमानी रंग की बनारसी साड़ी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, उसका सांवला रंग खिल रहा था आज। काका को शालिनी को देखता पा क्रिस बोला, काका ये आपकी बहू। शालिनी ने अब झुककर उनके पैर छूने चाहे कि वो 2 कदम पीछे हो गए। अरे बिटिया, हम बहुत छोटे हैं, आप ठाकुर खानदान की बहू हैं, पैर ना छुओ हमारे। आप बड़े हैं और यही मायने रखता है मेरे लिए, बिटिया बोला, फिर भी आशीर्वाद देने में हिचकिचा रहे हैं। शालिनी बोली और उनके पैर छू लिए तो उनकी आंखों में नमी आ गई। कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया तो काका ने शालिनी के सिर पर हाथ रखते हुए बहुत ही स्नेह से कहा, सदा खुश रहो बिटिया। फिर क्रिस को देखते हुए बोला, हीरा ढूंढा है आपने बहू के रूप में, बहुत ही प्यारी बच्ची है। आप दोनों आराम कीजिए, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ, वो बोले तो कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया और शालिनी के साथ एक कमरे में आ गया। ये कमरा उसके गांव वाले का लगभग 2 गुना बड़ा था और उससे ज़्यादा खूबसूरत भी। खिड़की से दूर बिखरा समुद्र साफ नजर आ रहा था और पानी की आवाज़ें भी, जो शालिनी को बेहद पसंद आया। ये सब कितना अच्छा है और ये जगह, सब कुछ यहाँ का, हम अभी घूमने चलेंगे ना? वो उत्साहित होते हुए बोली। क्रिस, जो कि थके होने की वजह से वैसे ही बिस्तर पर पड़ा था, बंद आंखों से ही बोला, आज नहीं यार, थक गया हूँ। वो अब उस तरफ पलटी तो उसे लेटा देख उसके पास आ गई। तबीयत तो ठीक है ना? सफ़र की वजह से है शायद। तुम नहा लो, अच्छा फील होगा, शालिनी बोली और सूटकेस से कपड़े निकालने लगी। क्रिस उससे कपड़े लेते हुए बोला, मैं दूसरे रूम में फ्रेश हो जाता हूँ, तुम भी शावर ले लो। शालिनी ने हाँ में सिर हिलाया। शालिनी को अब याद आया कि घर पे फ़ोन करके बताना भी था कि वो लोग पहुँच गए हैं। उसने अपना फ़ोन उठाया तो देखा पीयूष के कई कॉल्स थे। मैं भी ना कभी कभी बहुत लापरवाह हो जाती हूँ, वो अपने माथे पर हल्के से मारते हुए बोली और उसको कॉल लगा दी। भाभी, आप लोग पहुँच गए ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैं कब से कॉल लगा रहा हूँ, ना ही आपका रिसीव हुआ और ना ही भाई का। हाँ पहुँच गए, सॉरी वो फ़ोन बैग में था, अभी ध्यान आया तो देखा। कोई नहीं, आप माँ से बात कर लो, पीयूष ने कहकर रीमा जी को फ़ोन पकड़ा दिया। शालिनी उनसे बात करने लगी। फिर कुछ देर बाद वो बाथरूम में चली गई।
ओफो शालिनी, तू ना सच में पागल हो गई है, एकदम से दिमाग ही काम नहीं करता। वो रोना सा मुंह बनाकर बोली। वो नहा चुकी थी लेकिन कपड़े तो बाहर ही रखे थे। बात करते हुए वो भूल गई थी और फिर जल्दी से यहाँ आ गई। अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, बाहर चली जाती हूँ। कौन सा क्रिस है? वो तो दूसरे रूम में ही है, तो यहाँ क्यों आएगा? वो खुद से बोली और धीरे से दरवाज़ा खोलकर गर्दन बाहर निकाली। रूम में कोई नहीं था। जो देख उसने चैन की सांस ली और जल्दी से बाहर आ गई। वो जल्दी से काउच के पास आई जहां उसके कपड़े थे और उन्हें उठाने लगी कि कदमों की आहट उसे सुनाई दी। वो घबराई सी दूसरी तरफ पलटी तो देखा क्रिस था, जो शायद बालकनी में था। इस वजह से वो नहीं देख पाई थी। वो टॉवल लपेटे खड़ी थी। क्रिस की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ी वो असहज हो उठी और जल्दी से मुड़ गई। उसके बालों से टपकता पानी उसकी गर्दन को भिगा रहा था और उसके चेहरे पर जाने पानी की बूंदें थी कि पसीने की। बहुत ही आकर्षक लग रही थी वो। क्रिस के कदम ना चाहते हुए भी अब उसकी तरफ उठ रहे थे, जिससे शालिनी की धड़कनें बगावत पर उतर आई थी। उसने जल्दी से कपड़े उठाए और भागने को हुई कि क्रिस उसके सामने आ चुका था। क्रिस, तुम तो बाहर। वो बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। क्रिस की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने शालिनी के कमर के इर्द गिर्द अपनी बाजू लपेट उसे खुद के करीब कर लिया। अचानक ऐसे होने से उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसने शालिनी के चेहरे पर आए भीगे बालों को देखा जो चेहरे पर चिपके से थे। उसका हाथ जैसे ही शालिनी के चेहरे पर गया, शालिनी को सिहरन सी दौड़ गई। वहीं क्रिस का दिल भी उसके बस में नहीं था। उसकी नज़र शालिनी के फड़कते होठों पर आ टिकी। शालिनी के लबों पर जैसे ही उसने अपने अंगूठा फेरा, उसने क्रिस के कंधे पर अपना हाथ कस लिया। उसकी सांसें बहुत बढ़ चुकी थी। उसकी सांसों में उतार चढ़ाव क्रिस देख पा रहा था, लेकिन वो उस पर झुका ही था कि जैसे कुछ होश आ गया। वो शालिनी को छोड़ दिया और बिना एक पल की देरी किए रूम से निकल गया। क्रिस हाल में आ खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा था। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? उसे देखते ही क्यों खुद से काबू नहीं रह जाता मेरा? सालू क्या सोच रही होगी मेरे बारे में अब? ओ गॉड, क्या हो जाता है मुझे कभी कभी। वो अपने बाल नोचते हुए बोला। खाना तैयार है बेटा, बहू को भी बुला लाओ, हम टेबल पर लगाते हैं, काका ने कहा। लेकिन क्रिस की हिम्मत नहीं हो रही थी अब शालिनी के सामने जाने की। इधर शालिनी भी रेडी हो चुकी थी। अब उसने खुद को शीशे में देखते हुए जैसे ही सिंदूर की डिब्बी उठाई, उसे शर्म आ गई। थोड़ी देर पहले की बात याद कर, उसके गाल बिना मेकअप के ही एकदम लाल हो चुके थे। उसने आज सूट पहना था। शालिनी का भी वही हाल था। उसे क्रिस के सामने जाने में हिचक हो रही थी। उसने खुद को मजबूत किया और बाहर निकली तो देखा क्रिस डाइनिंग टेबल पर पहले से ही मौजूद था। वो अब आ गई और खाली चेयर पर बैठ गई। क्रिस ने जैसे ही उसे देखा, शालिनी की नज़रें भी उसकी तरफ उठ गई। उसने अब निगाह नीची कर ली और प्लेट में खाना लेने लगी। क्रिस को लगा उसके व्यवहार से वो नाराज़ है। नैना चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। आज दर्श का शेड्यूल बहुत बिजी था। वो ओटी से बाहर निकला ही था कि उसे वेटिंग एरिया में नैना दिखी। नैना, दर्श ने उसे देखते ही कहा और उसकी तरफ बढ़ गया। वो कब से आई है? कृष्ण ने नैना की ओर इशारा करते हुए एक वार्ड बॉय से पूछा। सर, वो तो सुबह से ही बैठी हैं। आप सर्जरी में बिजी थे तो इंतज़ार कर रही थी। ओके, भेज दो उन्हें, दर्श ने कहा और अपने केबिन में आ गया। कुछ ही देर में डोर पर नॉक हुआ। कम इन, दर्श ने सामने देखते हुए कहा। नैना को देखते ही उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। प्लीज़ सीट, उसने सामने चेयर पर इशारा करके कहा। थैंक यू। आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्या, हेल्थ से रिलेटेड? तभी तो आई हूँ डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल, वो मुस्कुराते हुए बोली तो दर्श भी हंस पड़ा। दरअसल सिर में दर्द बढ़ गया है और कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं, नैना ने अपनी समस्या बताई। दर्श ने उसकी बात सुनी, फिर बोला सीटी स्कैन करा लीजिए जिससे मेन बात पता चल सके, तभी हम सही से इलाज कर सकते हैं। जी, ये मेरा कार्ड है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, दर्श ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, वो बोली। वैसे आप मुझे दर्श बोलेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि हम तो अब जानते भी हैं थोड़ा बहुत एक दूसरे को, दर्श ने हिचकते हुए कहा। तो नैना उसे देखने लगी।
कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं तो। वो घबरा कर बोल ही रहा था कि वो बोल उठी। इट्स ओके दर्श जी। नैना मुस्कुराई, जिससे दर्श भी खुश हो गया। नैना चेकअप के बाद चली गई। दिल में बस गई हो मैडम, अब तो आपको देखने की ही चाहत होती है इन आँखों को सुबह शाम। बस आपकी आवाज़ सुनने को दिल चाहता है। पहली नज़र का प्यार हो गया है आपसे, वो भी बहुत ही ज़्यादा। वो नैना को जाते हुए देख खुद से बोला। इधर खाना खाने के बाद कृष्ण ने टीवी ऑन कर दी और देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे शालिनी से। तभी उसके फ़ोन पर दर्श का मैसेज फ्लैश हुआ, जिसे देख वो खुश हो गया। सालू, उसने आवाज़ दी। वो उसके पास आते हुए बोली, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो हो सके तो तुम अपने हाथ का कुछ अच्छा सा खाना बना देना, फिर हम सब मिलकर घूमने भी चलेंगे। ओके, बता दो क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। अभी नहीं, शाम को। ठीक है। शालिनी, जो उससे नज़रें मिलाए बिना ही गिने चुने शब्दों में जवाब दे रही थी, क्रिस को ये बुरा लग रहा था कि वो उससे सही से बात नहीं कर रही थी। सालू, नाराज हो? उसने शालिनी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, तो उसने इनकार में सिर हिलाया। तुम मेरे पति हो और तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। गिल्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये भी कि तुमने जानबूझकर नहीं किया था कुछ। तुम्हें क्या पता था कि मैं बिना कपड़ों के? वो बोलते बोलते रुकी। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और मन में खुद को कोसते हुए बोली, हे राम जी, क्या करती हूँ मैं? कभी कभी बेवकूफ़ हूँ एकदम। वहीं उसका चेहरा क्रिस को बहुत प्यारा लग रहा था, और उसकी बीच में बात छोड़ने और अब खुद में बड़बड़ाना देख वो मुस्कुरा उठा। पगली, वो उसके गाल पर प्यार भरी चपत लगाकर बोला। शालिनी ने धीरे से चेहरा ऊपर करके उसे देखा और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। क्रिस अब और तेजी से हंस पड़ा और उसने शालिनी को अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी सालू तो शर्माती भी है, वो हंसते हुए बोला। मेरा मजाक बना रहे हो? वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली। उसने आज खुद से शालिनी को गले लगाया था, इस बात से वो भावुक भी हो चुकी थी। उसका प्यार हर वक्त उसके सामने था, लेकिन कभी ये स्पर्श और ऐसी हंसी भरी बातें नहीं हुई उनके बीच। कितना तड़प थी उसमें, जो वो खुद में ही समेटे थी। शादी को 6 महीने होने को आए थे, लेकिन वो कभी पति पत्नी सो रहे ही नहीं, ना कभी कोई बात की जब तक ज़रूरी ना हो, एक दोस्त तक ही सीमित थे। आज सुबह जो हुआ उसके बाद अब क्रिस का उसे मजाक में ही अपने सीने से लगा लेना, उसे छेड़ना, सब कुछ उसे बहुत ही सुखद और स्वप्न सा लग रहा था। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं मिसेस शालिनी का मजाक उड़ा सकूं? क्रिस ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा। शालिनी ने अपने आप को संभाल लिया था और मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया। शालिनी जब से किचन में ही लगी हुई थी, उसने जाने कितने ही तरह के व्यंजन बनाए थे। दुपट्टे को गले से लाकर कमर में लपेटे खुले बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थी। काका की हेल्प ले लेनी थी, मैंने इतना कुछ अकेले बनाने को तो नहीं कहा था। कितनी थकी लग रही हो और अभी भी इसी में लगी हुई हो? कृष वहाँ आता हुआ कुछ नाराजगी से बोला। काका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने उन्हें घर भेज दिया। हाँ, तो मुझे बताना था, अकेले करना ज़रूरी है क्या? अभी तबीयत खराब हुई तो कितनी दिक्कत होगी, मैं ही हेल्प कर देता कुछ। आता है कोई काम? शालिनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तो उसका मुंह बन गया। मुझे सब आता है समझी, बस कभी करता नहीं। अब जाकर चेंज कर लो तुम, वो कुछ अकड़ दिखाते हुए बोला। मिस्टर खड़ूस चंद, वो भुनभुनाई और रूम में चली गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।